हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। लास्ट लेक्चर में हमने हाइपरबोला के टेंजेंट्स तक की इक्वेशन के बारे में पढ़ा था और टेंजेंट से रिलेटेड आप एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स कैसे खींचते हो, उनकी स्लोप्स को कोरिलेट करने वाला जो क्वाड्रेटिक आता है, ठीक है, उसके बारे में बात करी थी। और यही कहा था कि कभी भी आपको स्लोप्स का कोई कोरिलेशन अगर यूज करना पड़े, ठीक है, कोई कुछ बताया जा रहा हो कि दो लाइंस है, उनके बीच का एंगल इतना है, 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, 90 डिग्री है, जो भी कहा जा रहा हो, या फिर स्लोप्स का सम इतना है, स्लोप्स का प्रोडक्ट इतना है, कुछ भी इस तरीके की बात की जा रही है, तो आपको उसी क्वाड्रेटिक को यूज करना पड़ेगा। ये बात ठीक थी। अब इसके बाद हमने कहा था कि अगर आप, ये चीज आपको क्लियर है, और साथ में हमने वहीं से डायरेक्टर सर्कल की भी इक्वेशन निकाल ली थी कि दिस वाज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने उसके बारे में भी बात करी थी कि कभी ए ग्रेटर देन बी से क्या फ़र्क पड़ेगा, ए लेस देन बी से भी क्या फ़र्क पड़ेगा, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। और हमने देख लिया था कि थीटा 1 और थीटा 2 वाले पॉइंट्स पे अगर हम टेंजेंट्स खींचते हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ थीटा 1 एंड थीटा 2। ओके, ठीक है, इतनी बात। तो खैर ये सारी चीज़ें अपन माइंड में रखते हैं और अपन आगे स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल्स के बारे में अगर बात की जाए तो नॉर्मल्स में क्या है, सबसे पहला नॉर्मल एट पॉइंट x1, y1, ठीक है, x1 y1 पॉइंट पे नॉर्मल्स की इक्वेशन की बात अगर की जाए तो लिखा जाएगा a स्क्वायर x बाई x1 माइनस बी स्क्वायर y बाई y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हुआ करता था आपका, ये किसके केस में हुआ करता था, ये आपका होता था इलिप्स के केस में, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, बस यहाँ माइनस की जगह प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो ए स्क्वायर एक्स बाई x1 प्लस बी स्क्वायर वाई बाई y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी एट x1 y1 फॉर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये सबसे पहला स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट आपके पास आता है कि अगर आप इसी पे कहें कि अगर हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में चाहिए, मतलब ए सेक थीटा बी टेन थीटा, ठीक है, एट ए सेक थीटा बी टेन थीटा। तो पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि आप x1 की जगह पे ए सेक थीटा रख दोगे, y1 की जगह पे बी टेन थीटा रख दोगे, तो आपके पास बन जाएगा ए एक्स सेक है तो यहाँ cos प्लस बी वाई यहाँ पे cot इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास बन जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपके पास स्लोप फॉर्म कह लीजिए। तो स्लोप फॉर्म की उतनी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बेसिकली बस ये दोनों पता होने चाहिए, ठीक है। अब अगर स्लोप फॉर्म आपको नहीं पता है तो फिर आप कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए आपको एक्सटर्नल पॉइंट से नॉर्मल की बात करनी हो कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से नॉर्मल पास करता है, तो ऐसे केस में आप कह सकते हो कि आप इन दोनों इक्वेशंस को यूज कर लो, ठीक है, कि भाई सपोज इट पासेस थ्रू 4,3, तो आप यहाँ पे लिख लो 4,3 से ये पास करता है, यहीं पे लिख दिया हमने, तो 4 और 3 रख दिया, आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन जैसी चीज आ जाएगी। उसको सॉल्व करके हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और थीटा निकाल लिया मतलब हम वो पॉइंट निकाल लिए जिस पे नॉर्मल खींचा जा रहा है, ठीक है। तो अगर एक्सटर्नल पॉइंट से भी यहाँ पे कहा जाए कि एक्सटर्नल पॉइंट आप कोई है जिससे कि आप नॉर्मल खींच रहे हो, तो उस एक्सटर्नल पॉइंट से आप इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा दीजिए, ठीक है। और इसी के बेसिस पे अपन कह रहे हैं कि इफ इट पासेस थ्रू h कॉमा k, इफ इट पासेस थ्रू h कॉमा k, तो क्या आएगा, सेटिस्फाई करवाया, देखिए ए एच कॉस थीटा प्लस बी के कॉट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए एच कॉस थीटा प्लस बी के कॉट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ से कहा जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिकली आप सॉल्व कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को, और हम कोनॉर्मल पॉइंट्स भी यहीं से डिसाइड करते हैं, ठीक है। जैसे पैराबोला के लिए कोनॉर्मल पॉइंट्स होते थे, वैसे यहाँ पे भी आपके कोनॉर्मल पॉइंट्स होते हैं। आप कैसे लिखते हैं इसके लिए, तो ए एच कॉस थीटा को आपने टेन थीटा बाई 2 में कन्वर्ट कर लेना है, तो दिस इज 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस बी के, है ना, कॉट थीटा मतलब अब इसको आप टेन थीटा में कन्वर्ट कर लो, तो टेन थीटा में कन्वर्ट मतलब 1 अपॉन टेन थीटा हो गया, ठीक है। और टेन थीटा वाज, इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं हम, ठीक है। ये आपका कॉट थीटा हो गया कि नहीं, ठीक है। ये आपका क्या है, 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन ये रहता तो आपका टेन थीटा कहलाता, उसका रेसिप्रोकल हमने लिख दिया, मतलब हम कॉट थीटा पे पहुंच गए। दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से आपके पास बचता है ए एच इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है।
मैं tan स्क्वायर पूरा लिखने की जगह पर मैं t स्क्वायर लिख देता हूँ, ah इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस bk इंटू, सॉरी एलसीएम लेंगे ना, तो ah इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 2t प्लस bk इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू 2t, है ना, 2t और 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि ये t में कौन से डिग्री की इक्वेशन बनी है, 4th डिग्री की इक्वेशन बनी है। आपने एलिप्स में भी देख रखा होगा, इसी तरीके से हम करते थे, वहाँ पे भी कोनॉर्मल पॉइंट्स का डिस्कशन। हम cos थीटा sin थीटा जो भी है उसको tan थीटा बाई 2 cot थीटा बाई मतलब tan थीटा बाई 2 में कन्वर्ट करके आप एक इक्वेशन बना लेते थे। आपके पास ये 4th डिग्री की इक्वेशन बन रही है, इसका मतलब कि इसके मैक्सिमम 4 रियल रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ h एंड k दिस विल हैव एट मैक्स 4 रियल रूट्स। 4 रियल रूट्स कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास अगर 4 रूट्स अलग अलग होंगे तो इसका मतलब है कि कोई भी पॉइंट h के अगर वहां से नॉर्मल मैं खींचूं तो हो सकता है कि वो आपको 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, ऐसा कुछ, ठीक है। 4 नॉर्मल्स एक पॉइंट एच के से एट मैक्स खींचे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि हमेशा इतने ही खींचे जाएंगे, लेकिन एट मैक्स कितने खींचे जा सकते हैं, तो दैट इज 4। तो नॉर्मल के केस में कहा जाए कि आपको ये दोनों इक्वेशंस पता होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल पॉइंट का डिस्कशन करने के लिए इस बार हमारे पास स्लोप फॉर्म नहीं है, हम इसी तरीके से उसके मतलब उसका भी डिस्कशन करेंगे इसी इक्वेशन के थ्रू, अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से नॉर्मल खींचना चाह रहे हैं तो, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में हमने पहले भी कहा कि ये अगर हम देखें तो हमारे पास ए और बी अगर बराबर हो जाएं, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये जो हाइपरबोला आएगा उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। और इसमें आपके पास पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स की बात करूं तो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स ये दोनों होंगी, एक होगा y इक्वल टू एक्स और एक होगा y इक्वल टू माइनस एक्स। ऑब्वियसली इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। और इस केस में ई हाइपरबोला और ई कॉन्जुगेट हाइपरबोला दोनों बराबर होते हैं, यही एक ऐसा केस है, और कभी बराबर नहीं हो सकते, और दे आर इक्वल टू √2, ठीक है। पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स आपने लिख लिया और इनके बीच का एंगल ऑब्वियसली क्या है आपका 90 डिग्री है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमने इसीलिए कहा क्योंकि इसकी जो एसिम्प्टोट्स है उनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। अब इसी को हमने क्या किया, रोटेट कर लिया था, इसी को रोटेट कर लिया और इसको रोटेट करके हमने नाम दिया एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर का, ठीक है। रोटेशन कैसे होता है उसके बारे में नहीं बहुत ज्यादा है, बट एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर टाइप का बनता है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी कैसे आ गया, तो आप उसको ऐसे देख सकते हो कि अगर आपने इसको रोटेट किया है एक तरीके से, कह लीजिए आप 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। अब ऑब्वियसली आपके कोऑर्डिनेट्स बदल जाएंगे, इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे, ठीक है, लेकिन वो होंगे कहाँ, इसी लाइन पे होंगे ना। ये आपकी अब क्या होगी, ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स, और कॉन्जुगेट एक्सिस आपके पास इधर से आ जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, है ना। तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर पे अगर आप कोई भी पैरामीट्रिक पॉइंट की बात करते हो तो दैट इज ऑल्सो गिवन बाई सी टी कॉमा सी वाई टी। अब इसके लिए अगर हम कोऑर्डिनेट्स एक बार को देखें तो यहाँ पे आपके पास भाई एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, उसको ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्ट करती है, तो ये वाला पॉइंट क्या आएगा, c के टर्म्स में c कॉमा c आएगा ना। भाई y is equal to x and xy is equal to c square, they are intersecting, so this point is c comma c and same way this is your minus c comma minus c, right। तो एक c comma c पॉइंट है और ये minus c comma minus c पॉइंट है। अब आप देखो यही था ना भाई, रोटेट कर रहे हैं हम ओरिजिन के अबाउट इसको, तो ओरिजिन से ये जो वर्टेक्स है a कॉमा 0 एक तरीके से यही हुआ ना कि ओरिजिन से अब वो नया वर्टेक्स हो गया c कॉमा c, लेकिन बीच की डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी ना, जैसा यहाँ पे इस ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस है a, वैसे यहां से इसकी डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो योर a इज इक्वल टू c√2, ये एक रिलेशन यहां से आ जाता है कि a आपका कितना होगा, c√2 के बराबर होगा, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं। डायरेक्ट्रिक्स यहां पे क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स होगी ये दोनों लाइनें, कौन सी लाइनें हैं ये दोनों, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई √2, ठीक है। x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई √2, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स होगी। और फोकाई की बात करूं मैं तो फोकाई आपके पास क्या आ जाएगा, a√2 कॉमा 0 और सिमिलरली माइनस a√2 कॉमा 0, ठीक है। इतनी बात। तो अब a√2 a की जगह आप c√2 रख दो तो आपका फोकाई क्या आ गया,
ए की जगह पे सी रूट 2 रखा, ठीक है। तो दिस इज योर 2c, 0 प्लस माइनस, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे था प्लस माइनस a बाई रूट 2, ए की जगह फिर से सी रूट 2 रखा, तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस, सॉरी ये गड़बड़ हो गई हमसे, फोकाई के बारे में बात करते हुए। फोकाई आपका इस लाइन पे लाई करेगा, है ना, ठीक है। यहां से फोकाई की डिस्टेंस कितनी थी, a रूट 2, है ना। तो आप रोटेट करोगे तो डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रही, यहां से अभी अगर ये डिस्टेंस a रूट 2 है तो अभी भी ये डिस्टेंस a रूट 2 होगी। और a रूट 2 का मतलब क्या हुआ भाई, a रूट 2 का मतलब हुआ ना 2c हुआ। तो अपन क्या चाहते हैं, यहां से 2c डिस्टेंस पे चाहते हैं, लेकिन हम 2c, 0 थोड़ी ना चाहते हैं। 2c, 0 तो यहाँ पे लाई करेगा, अपन इस लाइन के लॉन्ग चाहते हैं कि 2c डिस्टेंस चले। तो 2c डिस्टेंस किस लाइन के लॉन्ग, 45 डिग्री वाली लाइन के लॉन्ग। तो ये वाला पॉइंट निकल करके आ जाएगा भाई, अगर ये 45 डिग्री है और ये बीच की डिस्टेंस इसकी 2c है, तो ये वाला पॉइंट निकल करके आ जाएगा आपका c रूट 2, c रूट 2। सेम तरीके से इधर आप कह सकते हो माइनस c रूट 2, माइनस c रूट 2, ठीक है। बात बचती है आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की, तो डायरेक्ट्रिक्स आपका ये रहा और एक डायरेक्ट्रिक्स आपके पास इधर आ गई, है ना। तो डायरेक्ट्रिक्स का आप पॉइंट मार्क कर सकते हो। कैसे मार्क कर लोगे आप डायरेक्ट्रिक्स को, यहां से अगर आप देखें तो यहां से आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, ओरिजिन से a बाई रूट 2, a बाई रूट 2 की बात करूं मैं, ठीक है, फोका यहां पे लिख लिया मैंने, c रूट 2 प्लस माइनस, ठीक है। हाँ, अब हम डायरेक्ट्रिक्स की बात करने आ रहे थे। तो डायरेक्ट्रिक्स में हमने कहा कि यहां से डिस्टेंस कितनी है, इस ओरिजिन से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस a बाई रूट 2 है। अब a बाई रूट 2 का मतलब क्या हुआ, c, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो डायरेक्ट्रिक्स है और ये जो आपके पास ये ओरिजिन है, एक तरीके से यहां से इस डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस कितनी आएगी, a बाई रूट 2 या फिर c के बराबर होगी। मतलब ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, c के बराबर है ना। तो क्या होगी लाइन, तो आप ये चाहते हो ना कि ये कुछ x प्लस वाई प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0 टाइप की लाइन होगी, है ना। और जिसपे ओरिजिन से डाला गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना आएगा, c के बराबर। सो लेमडा बाई रूट 2 इज कमिंग आउट एज c, ठीक है। तो लेमडा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2c, ये आपके पास एक x प्लस वाई प्लस रूट 2c आ जाएगा, एक x प्लस वाई माइनस रूट 2c आ जाएगा। ये आपके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी। इसके अगर कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात करें, ठीक है, अच्छा एसिम्पटोट्स तो यही है आपके रेक्टेंगुलर जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है वही है, x इज इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, यही आपके एसिम्पटोट्स है ना। और इसका मतलब कि xy इज इक्वल टू 0। अब अगर आपके पास पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स की इक्वेशन है और xy इज इक्वल टू c स्क्वायर हाइपरबोला की इक्वेशन है, ठीक है, तो आपके पास इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या निकल करके आएगा, पेयर ऑफ एसिम्पटोट आपको पता है, हाइपरबोला पता है, तो आप निकाल सकते हो क्या, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला आप निकाल सकते हो, हमने फॉर्मूला बताया था, पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स का ट्वाइस जो होता है दैट इज इक्वल टू हाइपरबोला प्लस कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो दिस वे इट विल कम आउट एज xy इज इक्वल टू माइनस c स्क्वायर, ठीक है। ये इतनी बात क्लियर है। पैरामीट्रिक पॉइंट की बात हमने ऑलरेडी कर ली कि इट इज ct, c बाई t। अब कई बार सवाल उठता है कि हम किन केसेस में इस सिस्टम को यूज करें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए और किन केसेस में ये यूज। अब मान लीजिए कि कभी आपको क्वेश्चंस इस तरीके के दिए गए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को प्रूफ के बारे में कुछ प्रॉपर्टी प्रूफ करने के, तो आप ऐसे देख सकते हो कि ये जो सिस्टम है ये ज्यादा यूजफुल होगा अगर आप फोकाई, डायरेक्ट्रिक्स इन सब से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी प्रूफ करना चाहते हो, या फिर ऐसे डिस्टेंसेस के टर्म में फोकल डिस्टेंस या फिर कुछ इस तरीके की बातें करना चाहते हो, तो उस केस में ये वाला ज्यादा प्रीफरेबल है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, टेंजेंट, नॉर्मल, तो फिर ऐसे केसेस में, ऐसे अगर टर्म्स इन्वॉल्व हैं, तो फिर इन केसेस में xy इज इक्वल टू c स्क्वायर वाला सिस्टम जो है आपके लिए सॉल्व करना ज्यादा बेटर रहेगा। तो अगर फोकाई, डायरेक्ट्रिक्स इन सब की ज्यादा चर्चा की जा रही है क्वेश्चन के अंदर, तो फिर आपको इस मेथड से जाना है। और अगर xy इज इक्वल टू c स्क्वायर के बारे में डिस्कस करना होगा आपको, अगर टेंजेंट, नॉर्मल, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट या फिर इस तरीके की चीजों के बारे में कोई जिक्र किया गया है तो जैसे हमने θ1 θ2 को ज्वाइन किया था सिंपल हाइपरबोला के लिए, वैसे ही हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy इज इक्वल टू c स्क्वायर के लिए भी θ1 और θ2 को ज्वाइन करेंगे। लेकिन यहाँ पे पैरामीट्रिक पॉइंट तो t के टर्म्स में ct, c बाई t, तो आपको यहाँ पे क्या ज्वाइन करना है, एक तरीके से अगर कोई पॉइंट है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा p t। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ इतना लिखने का मतलब हो गया कि p एक ऐसा पॉइंट है जिसका पैरामीटर t है,
और इसका मतलब सी टी कॉमा सी बाई टी ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, T1 एंड T2 को अगर ज्वाइन करना है, क्या कहा जा रहा है, T1 और T2 को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन, तो y माइनस सी बाई T1 इज इक्वल टू x माइनस सी T1 और यहाँ पे c बाई T1 माइनस सी बाई T2 सी T1 माइनस सी T2, ठीक है। तो -1 अपॉन T1 T2 x माइनस सी T1 और y माइनस सी बाई T1, ठीक है। तो y माइनस सी बाई T1 और इज इक्वल टू -1 अपॉन T1 T2 x माइनस सी T1। तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है इसमें कि T1 और T2 को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड होती है उसका स्लोप क्या होता है, उसका स्लोप होता है -1 अपॉन T1 T2। अगर आपको ये याद है तो फिर आप चीजें तो देख ही सकते हो, ठीक है। तो कॉर्ड ज्वाइनिंग T1 एंड T2 उसका आपके पास इक्वेशन आ गया। उसमें याद क्या रखना है आपको कि इसकी स्लोप क्या होती है, -1 बाई T1 T2 के बराबर होती है, ठीक है ये बात। नेक्स्ट अपन और क्या देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए इसी में थोड़ा सा चेंज करके तुम इसके टेंजेंट की भी इक्वेशन याद रख सकते हो, टेंजेंट एट, ठीक है, टेंजेंट एट सी टी कॉमा सी बाई टी, ठीक है। इस पॉइंट पे आप टेंजेंट की इक्वेशन अगर निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो। कैसे निकालने का मतलब होगा, T1 और T2 एक तरीके से सेम हो जाएंगे, तो आप सीधा याद रख लो कि दिस विल बी y माइनस सी बाई टी। T1 और T2 एक तरीके से सेम हो गए, तो आपके पास स्लोप क्या आ गया, -1 बाई टी स्क्वायर और इंटू एक्स माइनस सी टी। ये आपके पास टेंजेंट हो गई एट पॉइंट सी टी कॉमा सी बाई टी, ठीक है। ये टेंजेंट की इक्वेशन आपको याद रखनी है। और कहा जाए कि मान लीजिए किसी एक्सटर्नल पॉइंट से आपको टेंजेंट खींचना है, ठीक है, ये तो एट सी टी कॉमा सी बाई टी है। अब कहा गया कि टेंजेंट पासिंग थ्रू 2,3, तो 2,3 अगर कहा गया तो उसको भी ऐसे सेटिस्फाई करा देंगे। इफ इट पासेस थ्रू h कॉमा k, दैट मीन्स कि k माइनस सी बाई टी इज इक्वल टू -1 अपॉन टी स्क्वायर h माइनस सी टी, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर के माइनस सी टी इज इक्वल टू माइनस एच प्लस सी टी, ठीक है। तो आपके पास देख सकते हो कि टी में क्वाड्रेटिक बन रही है। इससे क्या पता चलता है कि एक्सटर्नल पॉइंट एच के से, ठीक है, आप जब सेटिस्फाई करवाओगे तो आपके पास टी पे क्वाड्रेटिक आएगी। दैट मींस कि एट मैक्स टी के 2 रियल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और इसका मतलब हुआ एच के पॉइंट से आपकी जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है उस पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती है, ठीक है। अगर आपने ये देख लिया कि टेंजेंट की स्लोप आपकी -1 बाई टी स्क्वायर है, तो नॉर्मल की कितनी होगी, नॉर्मल एट सी टी कॉमा सी बाई टी। तो अगर सी टी कॉमा सी बाई टी पे टेंजेंट की स्लोप -1 बाई टी स्क्वायर है, तो नॉर्मल की कितनी होगी, टी स्क्वायर होगी। सिंपल सी बात है ना। तो इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस सी बाई टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस सी टी। सो दिस इज y माइनस सी बाई टी, यू कैन से, या फिर अपन इसको हटा ही लेते हैं एलसीएम लेके, टी वाई माइनस सी इज इक्वल टू टी क्यूब एक्स माइनस सी टी रेज टू पावर 4। क्या हुआ, टी में अब क्या बन गया, एक 4th डिग्री की इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये तो आपके पास, चलिए ये तो नॉर्मल की इक्वेशन आई, ये बात तो बिल्कुल ठीक है ना। अगर हम कहें कि इट पासेस थ्रू एच कॉमा के, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हम कोनॉर्मल पॉइंट्स का यहाँ पे साथ में ही जिक्र करना चाहते हैं, ठीक है। कि भाई अगर ये आपके पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपके पास है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से मान लीजिए आप खींचोगे, ठीक है, ये एक्सटर्नल पॉइंट एच के है, इस एच के पॉइंट से कितने नॉर्मल्स खींचे जा सकते हैं। तो आपने कहा कि दिस लाइन विल बी सेटिस्फाइड बाय एच कॉमा के, इट पासेस थ्रू एच कॉमा के, एच के सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ आ गया टी के माइनस सी इज इक्वल टू टी क्यूब एच माइनस सी टी रेज टू पावर 4, यही रहता है, ठीक है। अगर ये एच के से पास कर रहा है तो इसका मतलब कि ये इस तरीके की इक्वेशन बनाएगा, और यहां से हम कह सकते हैं कि ये 4th डिग्री की इक्वेशन है। और 4th डिग्री की इक्वेशन का मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम 4 टी की वैल्यूज आपको रियल मिल सकती हैं यहां से। तो एच के पॉइंट से एट मैक्स हम कितने नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं, जितने रियल टी, मतलब कि एट मैक्स हम 4 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं एच के पॉइंट से, ठीक है। तो आपके पास कुछ इस तरीके का आ जाएगा, सी टी रेज टू पावर 4 है ना, माइनस टी क्यूब एच प्लस टी के माइनस सी इज इक्वल टू 0, जिसके रूट्स आपके पास क्या हैं, T1, T2, T3 और T4। ये आपके पास 4 रूट्स हैं। तो आप देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब प्रोडक्ट ओवर Ti एक तरीके से कह रहे हैं, T1, T2, T3, T4 कितना आएगा। तो यहां से आप देख सकते हो -1 की पावर 4 हो जाएगा, और साथ में आपके पास वैल्यू आ जाएगी -1 के बराबर,
ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगर आपने किसी एक पॉइंट टी पे, ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर के किसी एक पॉइंट टी पे आपने नॉर्मल खींचा, तो और वो वापस से कर्व को फिर से इंटरसेक्ट करता है सपोज T1 पे, ये T पॉइंट था जहाँ पे आपने नॉर्मल खींचा है, और वो इंटरसेक्ट करता है T1 पे, तो T1 को इन टर्म्स ऑफ T कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये शायद आपने पैराबोला के लिए भी ये चीज़ देखी रही होगी, और यहाँ पे भी आप देख लो T1 और T, अगर ये T पे नॉर्मल का काम कर रहा है, ठीक है, तो इस लाइन की स्लोप क्या रहनी चाहिए? अगर T पे नॉर्मल है तो इस लाइन की स्लोप क्या होनी चाहिए? T स्क्वायर, यही ना, T पॉइंट पे नॉर्मल की स्लोप क्या होती है? T स्क्वायर। दैट मींस कि इस लाइन अगर AB बोल दे तो AB की स्लोप को दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक तो 2 पॉइंट फॉर्म से, T का मतलब क्या है? CT, C/T, और यहाँ क्या है? CT1, C/T1, तो स्लोप ऑफ AB, और ऐसा भी लिख सकते हैं इसको स्लोप ऑफ नॉर्मल एट T, so this will be equal to T square, and slope of AB in 2 point form can be written as C/T1 minus C/T upon, ठीक है, बल्कि आपको सीधा पता ही होता है, मैंने कहा ही था T1 और T2 को अगर आप ज्वाइन करते हो तो स्लोप क्या होती है? -1 अपॉन T1 T2, तो यहाँ पे क्या होगी? T और T1 को ज्वाइन कर रहे हैं तो दिस इज -1 अपॉन T1 इज इक्वल टू कितना है? T स्क्वायर है, तो इसलिए आपके पास T1 की वैल्यू निकल करके आ गई -1/T³ के बराबर। एक दो छोटी चीजें और देख लेते हैं हम, जैसे आपको मान लीजिए कि कई बार दिया जाता है कि मिड पॉइंट अगर किसी कॉर्ड का x1 y1 है, मिड पॉइंट x1 y1 है, तो हमें इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिखनी है। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड कैसे लिखी जाती है किसी भी कर्व के लिए? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट x1 y1 कैन बी रिटन एज t इज इक्वल टू s1, ऐसे ही लिखा जाता है ना। तो आपके पास इक्वेशन क्या निकल करके आएगी? देखिए, आप अगर xy इज इक्वल टू सी स्क्वायर की बात कर रहे हो ना, xy इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो उसका t कैसे लिखते हैं? x1y प्लस y1x, ठीक है, बाई 2, यही होता है ना xy की जगह पे, और माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू x1 y1 माइनस सी स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। ये बात ठीक है। सी स्क्वायर आपके कैंसिल आउट हो गए, आपके पास आ गया x1y प्लस y1x इज इक्वल टू 2x1 y1, इससे डिवाइड कर दिया आपने, तो x बाई x1 प्लस y बाई y1 इज इक्वल टू 2, ये आपके पास इक्वेशन निकल करके आ जाएगी, ठीक। ये बात क्लियर है? x बाई x1 प्लस y बाई y1 इज इक्वल टू 2 विद गिवन मिड पॉइंट x1 y1। अब अगर मान लीजिए ऐसे ही कहा जाए कि टेंजेंट एट x1 y1 की बात करें, टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1, तो क्या होगा? तो वो तो t इक्वल टू 0 से लिखा जाता है, x1y प्लस y1x बाई 2 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x1y प्लस y1x इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर का मतलब है 2x1 y1, लिख सकते हैं ना। x1 y1 तो कर्व का ही पॉइंट है ना, टेंजेंट एट x1 y1 की बात कर रहे हैं, तो x1 y1 तो कर्व का ही पॉइंट है, तो अपन ये भी लिख सकते हैं कि x1 y1 इज इक्वल टू c स्क्वायर, तो आपने c स्क्वायर को बेसिकली x1 y1 से सब्स्टिट्यूट कर दिया, नाउ डिवाइडेड बाय x1 y1, so this will give you x by x1 plus y by y1 is equal to 2, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। this is x by x1 plus y by y1 is equal to 2, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशंस दिखने में एक जैसे हैं लेकिन है नहीं, क्योंकि यहाँ पे x1 y1 जो है वो कर्व का पॉइंट था, तब उस पे टेंजेंट खींच रहे थे, यहाँ पे तो x1 y1 मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड है, वो कोई कर्व पे थोड़ी लाई करेगा, ठीक है। तो x1 y1 पॉइंट यहाँ पे कर्व का पॉइंट नहीं था, यहाँ पे वो कर्व का पॉइंट है, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है अब हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड सर्कल। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मान लीजिए आपने ले लिया xy इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और कोई जनरल सर्कल ले लेता हूँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस, चूंकि c नॉर्मली लेते हैं लेकिन यहाँ पे c है इसलिए यहाँ पे d ले लेते हैं, है ना। और कहा गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और सर्कल ये दोनों कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर पाएंगे, तो हमने कहा कि भाई जो भी पॉइंट्स इस पे लाई करेंगे दे विल बी ऑफ टाइप ct, c/t, and this point should satisfy this equation for point of intersection. So this is c square t square plus c square by t square plus 2gct plus 2fc by t plus d is equal to 0. अब आप इसको अगर सॉल्व करते हो तो c square t की पावर 4 plus c square plus 2gct cube plus 2fct plus dt square is equal to 0, है ना। 4 डिग्री की इक्वेशन आ गई जिसमें आपके पास t1 है, t2 है, t3 है और t4 है, ये चारों आपके पास उसके रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि 4 डिग्री की एक इक्वेशन बन रही है, इसका मतलब मैक्सिमम 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका एग्जिस्ट कर सकता है।
उन 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में यहाँ से क्या देख सकते हो कि आपका प्रोडक्ट ओवर टी आई, T1 T2 T3 T4 का प्रोडक्ट कितना है। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन से देखें, कांस्टेंट टर्म अपॉन t की पावर 4 का कोफिशिएंट, यही है आपके पास 1 के बराबर। तो T1 T2 T3 T4 जो 4 पॉइंट्स होंगे जहां एक सर्कल और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, मान लीजिए T1 T2 T3 और T4, ये जो 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उनका प्रोडक्ट कितना होगा, पैरामीटर्स का 1 के बराबर होगा। तो कई बार इस तरीके के सिंपल से सवाल पूछे जाते हैं कि भाई एक सर्कल है और एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, उनने इन 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया, चौथा पॉइंट बताओ। तो T1 T2 T3 एक तरीके से तुम्हें बता दिए गए, तुम्हें T4 निकालना है, वो T4 यहां से आप निकाल सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसी तरीके का आता है आपके पास, अगर आप T1 T2 और T3 मान लीजिए ये 3 पॉइंट्स को लेकर के आपने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, T1 T2 T3 को आपने 3 पॉइंट्स लेकर के इनको एक ट्रायंगल बना दिया। अब इस T1 T2 T3 वाले ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होगा वो कौन सा पॉइंट होगा, तो इसको आप डायरेक्टली याद रखो, मतलब अपन प्रूफ करते हैं बट यहाँ पे तो हम रिवीजन कर रहे हैं, शायद आपने कर भी रखा हो, प्रॉपर्टी ही है ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल T1 T2 T3 विल लाई ऑन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इटसेल्फ, और वो पॉइंट कौन सा होगा, दिस विल बी -c बाई T1 T2 T3 -c T1 T2 T3, this will be point -c by T1 T2 T3 -c T1 T2 T3। आप इसको इससे भी कोरिलेट कर सकते हो कि अगर वो चौथा पॉइंट T4 पता है ना, तो आपको यहां से कह सकते हो ना कि T4 इज इक्वल टू 1 अपॉन T1 T2 T3 लिख सकते हैं, है ना। बात समझ में आ रही है। अगर हम दोनों चीजों को कोरिलेट करना चाह रहे हैं, अपन कह रहे हैं कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, और सर्कल ने 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, उन चारों पॉइंट्स का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है, ये बात भी लिखना सही है। फिर हमने कहा कि T1 T2 T3 से अगर मान लीजिए हम कोई एक ट्रायंगल बना लें और उसका ऑर्थो सेंटर ढूंढें, तो उसका ऑर्थो सेंटर ये वाला पॉइंट आता है, और ये पॉइंट है कौन सा, तो देखो T1 T2 T3 1 अपॉन T1 T2 T3 की जगह पे T4 लिख दिया, तो -c T4 -c by T4, दिस विल बी योर 4th पॉइंट, ठीक है, सॉरी मतलब दिस विल बी योर ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो T4 अगर आपको पता है तो आप -c T4 -c by T4 निकाल सकते हो, ठीक है। तो दिस विल बी योर ऑर्थो सेंटर फॉर ट्रायंगल T1 T2 T3। हाइपरबोला से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एक बार को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपको पता होता है कि इलिप्स के अंदर जैसी प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत सारी इसकी भी प्रॉपर्टीज सेम हो जाती हैं। जैसे अपन जब कहते हैं कि फोकाई जो होते हैं उनसे जब हम टेंजेंट्स पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर देखें, अगर P1 और P2, है ना, इसकी बात कर रहा हूं मैं, कि आपके पास ये एक हाइपरबोला है मान लीजिए, और उस पे आपने एक टेंजेंट खींच दी, ठीक है, किसी पॉइंट पे, और आपने ये रहा आपका S1, ये रहा S2, यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, एक आ गया P1, एक आ गया P2, तो बस P1 और P2 का प्रोडक्ट क्या होता है, सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस के स्क्वायर के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस के स्क्वायर के बराबर होता है। और ये जो पॉइंट्स होते हैं इनके बारे में क्या कहा जाता है, ये जो पॉइंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ये पॉइंट्स आपके एग्जिस्ट करते हैं किस पे, ऑक्सिलरी सर्कल पे। तो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है जैसे आपके पास इलिप्स के लिए हुआ करती थी, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, इतनी बात। दूसरी चीज, जैसे वहां पे आपके पास रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी हुआ करती थी, उसी तरीके की प्रॉपर्टी यहाँ पे भी आपके पास है। एक तरीके से आप ऐसे कहो कि ये दोनों फोकाई हैं, अगर मान लीजिए S और S डैश, ठीक है, तो ये जो आपके पास टेंजेंट है और दूसरा रहा इस दोनों का, इस पे एक टेंजेंट लगा दिया हमने और एक लगा दिया नॉर्मल, ठीक है। तो टेंजेंट और नॉर्मल दोनों क्या होते हैं, इस SP और S1 S डैश P इनके एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं। एक टेंजेंट भी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाला नॉर्मल क्या है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये एंगल बाइसेक्टर का काम करते हैं, मतलब ये वाली चीज और ये वाली चीज आपस में बराबर होती है, ठीक है। ये भी बिल्कुल उसी तरीके का है जो आपने इलिप्स में पढ़ रखा था, दोनों ही प्रॉपर्टीज आपकी सेम है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास आती है कि जब आप एक इलिप्स लेते हैं और एक हाइपरबोला लेते हैं जिनके फोकाई सेम है, ठीक है, दे आर कॉनफोकल, ठीक है, दोनों की फोकाई सेम है, तो ऐसे केस में आपके जो इलिप्स है और जो आपका हाइपरबोला है दोनों आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब उनका इंटरसेक्शन जो होता है वो 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। क्या कहा हमने कि अगर इलिप्स और हाइपरबोला आपके कॉनफोकल हैं, दोनों का फोकाई सेम है, तो आपके पास जो इंटरसेक्शन है उन दोनों का वो 90 डिग्री पे हो रहा होगा, दे विल बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ठीक है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी और भी देखते हैं अपन, जैसे मान लीजिए कि अच्छा ये वाली जैसे प्रॉपर्टी मैंने बताई है ना, ये प्रॉपर्टी की, ये टेंजेंट पे आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स का प्रोडक्ट बी स्क्वायर आता है। तो एसिम्पटोट्स के लिए भी ये वाली चीज वैसे ही मतलब एक तरीके से कहें कि एसिम्पटोट्स क्या है, एक बाउंड्री केस है टेंजेंट का, ठीक है। तो वो वाला जो केस है वो भी मतलब बी स्क्वायर उसके लिए भी करेक्ट होगा, P1 P2 वहां पे भी बी स्क्वायर के बराबर आएगा। मतलब क्या कह रहा हूं मैं कि अगर आप एसिम्पटोट लेते हो और एसिम्पटोट पे आप लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर खींचते हो फ्रॉम फोकाई, ठीक है, तो उसका भी प्रोडक्ट क्या आएगा, बी स्क्वायर के बराबर ही आएगा। जैसा टेंजेंट के लिए रिजल्ट आ रहा है वैसा ही ये रिजल्ट एसिम्पटोट के लिए भी आएगा, ठीक है। इतनी बात। प्रॉपर्टी हमने कॉन्फोकल से रिलेटेड बताई थी। फोर्थ प्रॉपर्टी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर आपके पास ये हाइपरबोला है और आपने किसी एक पॉइंट पे आपने टेंजेंट खींच दिया, ठीक है, तो मान लीजिए जैसे आपने टेंजेंट खींचा, ठीक, तो ये आपके पास टेंजेंट एट वर्टाइसेस रह गए। ये टेंजेंट एट वर्टाइसेस ने इसको एक पॉइंट दिया, एक यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, तो एस डैश एस, ये वाला पॉइंट पी और ये वाला पॉइंट पी क्या है, हमने टेंजेंट खींचा, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपन ने देखा टेंजेंट एट वर्टाइसेस पे, ठीक है, एक P मिला और एक पॉइंट Q मिला। तो ये P, Q, S और S डैश ये सभी क्या होते हैं आपके कॉन्साइक्लिक होंगे, ठीक है, ये कॉन्साइक्लिक होंगे, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपके कॉन्साइक्लिक होंगे, ये कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा होगा, ठीक है। आप अगर देखोगे यहाँ पे ये PQ वाला सेगमेंट होगा वो यहाँ पे 90 डिग्री सबटेंड करेगा, ये यहाँ पे भी 90 डिग्री सबटेंड कर रहा होगा। तो इसका मतलब क्या, ये सेमी सर्कल का पॉइंट है, PQ विल वर्क एज डायमीटर। तो ये सारी कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं हाइपरबोला की, ठीक है, जो कि आपको अलग से ध्यान में रखनी चाहिए। मेन इसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और सर्कल वाली जो बात हमने करी थी वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी सारे तो आपके जो इलिप्स के लिए थे वही ऑलमोस्ट हाइपरबोला के लिए हैं, एक्सेप्ट दिस वन जिसमें कि इलिप्स और हाइपरबोला को आपस में ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन बताई गई थी, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें तो लगभग सेम ही है, उसके अलावा जो इलिप्स में है वही सब हाइपरबोला के लिए भी करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन हाइपरबोला का जो थ्योरी पोर्शन है उसका डिस्कशन एंड करते हैं रिवीजन का, और आगे अपन देखेंगे अपने रिवीजन मॉड्यूल के क्वेश्चंस। थैंक यू ऑल।